तो एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, सर्कुलर मोशन। तो उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो अगर मान लिया कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और ये मान लिया उस सर्कल का सेंटर है, और मान लिया इस सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, और वो पार्टिकल मान लिया ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करता है। ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ए से लेकर कहाँ मूव करता है वो? बी तक, ए टू बी। तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ठीक है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कुछ मान लेते हैं ए बी है, ए से लेकर बी तक ये जो पाथ लेंथ है ये उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो अगर आप सेंटर के अबाउट देखोगे तो सेंटर के अबाउट कितना एंगल घूम गया वो, तो ये जो एंगल होगा थीटा, ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। और थीटा की जो डेफिनेशन होती है, कितना होता है एंगल, एंगल कितना होता है? तो थीटा की जो डेफिनेशन होती है वो होती है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, थीटा की जो डेफिनेशन होती है वो होती है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो आर्क लेंथ कितनी ट्रेवल किया उसने? तो आर्क लेंथ जो ट्रेवल किया वो ट्रेवल किया ए बी आर्क लेंथ है, ये पाथ लेंथ ए बी। और रेडियस कितनी है? तो मान लिया रेडियस कितनी है इसकी? आर। ठीक है, तो रेडियस कितनी है? ये आर। ठीक है, तो थीटा की बेसिक डेफिनेशन आपको हमेशा ध्यान रखनी है, थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो इसमें जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? थीटा। अच्छा, उसकी यूनिट क्या होगी? तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि ये जो आर्क लेंथ है वो भी मीटर्स में आएगी, आर्क लेंथ भी मीटर्स में आएगी, और जो रेडियस है वो भी मीटर्स में आएगी। तो इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ये, लेकिन इसकी एक यूनिट रखी है, और यूनिट इसकी होती है रेडियन। यूनिट क्या होती है इसकी? रेडियन। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आर ए डी लिखते हैं, रेडियन। ठीक है, तो एक चीज़ और आपको इसमें देख लेनी है कि कन्वेंशन क्या जाता है। ठीक है, तो कन्वेंशन थीटा, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो एक वेक्टर क्वांटिटी है थीटा, तो थीटा की डायरेक्शन होती है, अगर थीटा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर थीटा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा जो थीटा, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। और अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखनी है, थीटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी दो डायरेक्शन होती हैं। अगर अगर मूवमेंट का जो सेंस है वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो थीटा की डायरेक्शन होगी तो वो हो जाएगी आउटवर्ड्स, और आउटवर्ड्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और अगर मूवमेंट आपका क्लॉकवाइज है तो जो थीटा की डायरेक्शन होगी वो होगी इनवर्ड्स, और इनवर्ड्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? तो एंगुलर वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिस रेट से चेंज कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो दो तरह की एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करेंगे हम। एक, अच्छा, उसको एक हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। दो तरह की एंगुलर वेलोसिटी हम डिफाइन करेंगे, एक एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और एक इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एक एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और एक इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। तो जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगी वो होगी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, और जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होगी वो होगी डी थीटा अपॉन डी टी, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेरी स्मॉल टाइम। ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी वही डायरेक्शन होगी जो डेल्टा थीटा की डायरेक्शन। क्लियर? और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और ये होता है डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, तो ओमेगा की वही डायरेक्शन होती है, एंगुलर वेलोसिटी की वही डायरेक्शन होती है जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो ये तो हम देख चुके हैं, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इनवर्स डायरेक्शन में होता है, तो ओमेगा की डायरेक्शन क्या क्या हो जाएगी? इनवर्स। ठीक है, तो अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज हो रहा है तो ओमेगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्स। ठीक है, और अगर मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो ओमेगा, डेल्टा थीटा और ओमेगा दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? आउटवर्ड्स। क्लियर? तो ओमेगा की वही डायरेक्शन होती है जो डेल्टा थीटा या डी थीटा की डायरेक्शन होती है। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो डेल्टा थीटा या डी थीटा की यूनिट होगी रेडियन, और टाइम रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, बहुत सारे केसेस में हमको दिया जाता है ओमेगा कुछ इस फॉर्म में दिया जाता है, जैसे मान लिया दे दिया गया 120 आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन पर सेकंड में। ठीक है, आरपीएम का मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल घूम जाएगा वो? तो जरा कन्वर्ट करते हैं, एक रिवॉल्यूशन में, एक पूरे रिवॉल्यूशन में कितना एंगल घूम जाएगा? तो वो एंगल होता है 2 पाई।
120 इंटू 2 पाई अपॉन पर मिनट है, तो पर मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। तो आरपीएम को अगर रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो पहले रिवॉल्यूशन को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं 2 पाई, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स, ठीक है। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका 2 टाइम्स 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आना चाहिए आपको आरपीएम को रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना। क्लियर। अब एक रिलेशन प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और रिलेशन किसमें फाइंड कर रहे हैं हम, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, ठीक है। एक कोई पार्टिकल है वो किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो उसके पास कुछ ना कुछ लीनियर वेलोसिटी होगी, क्योंकि वो लीनियर मूवमेंट भी कर रहा है, और सेंटर के अबाउट वो एंगुलर मोशन में भी है, तो उसके पास कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी में मैंने मान लिया v है, और एंगुलर वेलोसिटी मैंने मान ली है ओमेगा है, और ये कितनी रेडियस में घूम रहा है, तो वो रेडियस दी है आपको r, ठीक है। तो v और ओमेगा में हमें रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो मान लिया स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पर वो o पॉइंट पे था, o पॉइंट पे था t इक्वल टू 0 पे, ये सेंटर है, सेंटर मान लेते हैं c है ये स्टार्टिंग t इक्वल टू 0 पे वो o पॉइंट पे था, और t इक्वल टू dt टाइम में कितना टाइम मिला है उसको, dt टाइम में वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल है, o से लेकर कहां तक पहुंच गया, वो p तक पहुंच गया, ठीक है। तो कुछ लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका, कुछ एक आर्क में वो मूव कर गया है, जिसकी वजह से एक एंगल में ही मूव कर जाएगा, और वो एंगल कितना है डी थीटा। क्लियर। तो dt टाइम में उसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डी थीटा। क्लियर। तो हमें रिलेशन फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उसने आर्क लेंथ कितनी ट्रेवल की है, आर्क लेंथ, ठीक है, जिसको हम ओपी कहेंगे, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ ओपी। तो कितनी स्पीड से ट्रेवल किया है, v स्पीड से ट्रेवल कर रहा है वो, v इसकी लीनियर वेलोसिटी है, और सिर्फ छोटा सा टाइम इंटरवल मिला है, छोटा सा टाइम इंटरवल मिला है d, तो वो हो जाएगा सिंपली v इंटू डी डी, हो जाएगी आर्क। और एंगल की जो डेफिनेशन होती है, एंगल कितना वेरी स्मॉल एंगल सबटेंड किया उसने डी थीटा, तो जो एंगल होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस, यानी v डी टी अपॉन रेडियस, ठीक है। थीटा कितना हो गया, v डी टी अपॉन रेडियस, अगर dt को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये बन जाएगा d थीटा अपॉन dt, और वो कितना हो जाएगा v अपॉन r। रिलेशन फाइंड हो चुका है। d थीटा अपॉन dt क्या होता है, dt टाइम में उसने d थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया है, तो ये हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। dt टाइम में उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना लिया d थीटा, तो ये d थीटा अपॉन dt क्या बन जाएगी आपकी एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया v अपॉन r। तो ये रिलेशन हो गया आपका ओमेगा और v में। तो ये आपको याद कैसे रखना है, आपको ऐसे याद रखना है v इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है। v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ये ऐसे याद रखना, ठीक है। अगर इसको हम वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो वेक्टर जो रिलेशन होता है वो होता है वेक्टर v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसमें, आपको देखना पड़ेगा ये कि आर की डायरेक्शन और ओमेगा की डायरेक्शन, तो जो आर की डायरेक्शन है, ढंग से देखो आप, इसमें जो ओमेगा की डायरेक्शन है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ओमेगा की जो डायरेक्शन है वो है आउटवर्ड्स। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में जो डायरेक्शन होती है एंगल की या ओमेगा की, वो क्या होगी, आउटवर्ड्स। तो ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है तो ओमेगा की डायरेक्शन आउटवर्ड, ठीक है। जो आर की डायरेक्शन है, तो वो जो आर की डायरेक्शन है, तो आर ये होता है सेंटर से उस पॉइंट को मिलाने वाला पोजीशन वेक्टर, तो आर की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में इस पॉइंट पे, ठीक है। आर की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, ये है वेक्टर आर आपका। क्लियर। और जो v की डायरेक्शन है, तो v जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन, इस मोमेंट पे जो v है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, ये v की डायरेक्शन है। ये मैंने तीनों डायरेक्शंस बनाई हैं इस पोजीशन में। ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है पार्टिकल, तो ओमेगा होगा आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में। आर क्या होता है, आर होता है जो पार्टिकल घूम रहा है उसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आर क्या है, आर है पार्टिकल, जो मूविंग पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, ठीक है। तो आर की डायरेक्शन ये होगी, और वी कहाँ है आपका, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। कुछ ऐसे हैं, ठीक है। आपको देखना ओमेगा क्रॉस आर की डायरेक्शन क्या वी की डायरेक्शन में आ रही है, तो सबसे पहले आपको राइट हैंड रूल यूज करना है, राइट हैंड की जो जो फिंगर्स हैं उनको रखना है ओमेगा की डायरेक्शन में, और फिर ओमेगा मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और फिर उनको कर्ल कराना है आर की डायरेक्शन में, और फिर देखना है कि थंब वी की डायरेक्शन देगा तो बिल्कुल वी की डायरेक्शन देगा, ठीक है। फिंगर्स रखनी है ओमेगा की डायरेक्शन में, उनको कर्ल कराना है आर की डायरेक्शन में, जो फाइनल डायरेक्शन आएगी वो वी की डायरेक्शन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको स्केलर रिजल्ट याद रखना है तो स्केलर रिजल्ट है v इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है। v ओमेगा
वी और ओमेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज हैं। इस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है वी है, इस इंस्टेंट पे जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा। अगर ओमेगा चेंज करेगी तो वी भी चेंज कर जाएगी, ठीक है। तो वी और ओमेगा क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो स्केलर रिलेशन है v इक्वल टू ओमेगा आर, और वेक्टर रिलेशन है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं एंगुलर एसिलेशन। क्या होता है एंगुलर एसिलेशन? तो जो एंगुलर एसिलेशन होता है वो कैसे डिफाइंड है, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। तो एंगुलर एसिलेशन कैसे डिफाइंड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जब एंगुलर वेलोसिटी अगर चेंज कर रही होगी, चाहे वो डायरेक्शन चेंज कर रही हो या मैग्नीट्यूड, ठीक है, दोनों केसेस में एंगुलर एसिलेशन होगा। तो डिफाइन इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और अल्फा एवरेज जो होगा, एवरेज एंगुलर एसिलेशन, तो वो हो जाएगा डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। और जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एसिलेशन होगा तो वो होगा आपका डी ओमेगा बाई डी टी। क्लियर। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वही डायरेक्शन होगी जो डेल्टा ओमेगा की डायरेक्शन है। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वही डायरेक्शन होगी जो डी ओमेगा की डायरेक्शन होगी। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्शन के लिए आपको ये देख लेना है कि एसिलेशन की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते थे, ठीक है। अगर हम लीनियर मोशन में देखें तो अगर वेलोसिटी अगर इस तरफ है और उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता जा रहा है, तो हम ये कह देते थे कि जो एसिलेशन होगा वो भी उसी डायरेक्शन में होगा। क्लियर। वेलोसिटी अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस तरफ है, राइट डायरेक्शन में, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर टाइम के साथ बढ़ रहा होगा तो हम कह देते थे कि एसिलेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। और इसका अपोजिट क्या होता था कि मान लिया वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम होता जा रहा है टाइम के साथ, ठीक है, तो जो एसिलेशन होता होगा वो वेलोसिटी के क्या होता होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर। सेम प्रोसेस इसमें लगेगी, ठीक है। अगर मान लिया पार्टिकल आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, पार्टिकल कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमने का मतलब जो ओमेगा होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज का मतलब ओमेगा की जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्स डायरेक्शन होगी। और अगर ओमेगा टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, ओमेगा इनवर्स डायरेक्शन में, और टाइम के साथ अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब अल्फा भी इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समझ लो यार ढंग से। एक पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज घूमने का मतलब है कि जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी वो इनवर्स डायरेक्शन होगी। और अगर ओमेगा टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, इस एरो का मतलब है टाइम के साथ क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज कर रही है अगर एंगुलर वेलोसिटी, तो डेफिनेटली एंगुलर एसिलेशन एंगुलर वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में होगा। तो अल्फा की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, इनवर्स। इसका अपोजिट भी हो सकता है कि मान लिया पार्टिकल अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूमने का सीधा सा मतलब है ओमेगा की डायरेक्शन जो होगी वो हो जाएगी इनवर्स। और अगर ओमेगा का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी है तो इनवर्स डायरेक्शन में, लेकिन वो टाइम के साथ डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, तो इसका मतलब जरूर एंगुलर एसिलेशन उसको अपोज कर रहा होगा, ठीक है। तो एंगुलर एसिलेशन कहाँ होगा आपका, आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एंगुलर एसिलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी। कब, अगर एंगुलर वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एसिलेशन की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। क्लियर। चीज और डिस्कस करनी है इसमें, जैसे मान लिया कोई सर्कुलर मोशन है, एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, और ये मान लिया उसका सेंटर है, और किस रेडियस में घूम रहा है, तो वो रेडियस मान लिए आर, और उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो मान लिया है वी, और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो मान लिया है ओमेगा, ठीक है। पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसकी लीनियर वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है। और इनके मैग्नीट्यूड्स में क्या रिलेशन होता है, मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड्स में जो रिलेशन होता है वो होता है v इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है। v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर। इसका वेक्टर रिलेशन भी पता है हमें, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड्स में क्या रिलेशन होता है, तो v इक्वल टू होता है ओमेगा आर, ठीक है। अच्छा, अगर मान लिया इसके पास एक एंगुलर एसिलेशन भी है, ठीक है, और एंगुलर एसिलेशन की वही डायरेक्शन है जो कि ओमेगा की डायरेक्शन, इसका मतलब ओमेगा टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा होगा, और जब ओमेगा टाइम के साथ इंक्रीज करेगा तो वी भी टाइम के साथ इंक्रीज करेगा, ठीक है। ओमेगा किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो डी ओमेगा बाई अगर डी टी लिखेंगे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स, ठीक है, तो डी ओमेगा बाई डी टी लिखेंगे तो वो किसके बराबर है, अल्फा के बराबर, ठीक है। अल्फा की डायरेक्शन वही है जो ओमेगा की डायरेक्शन है, और जब एसिलेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है,
किस रेट से इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी, तो वो रेट क्या है आपका अल्फा, ठीक है। तो वी भी इंक्रीज कर रहा होगा, तो वी किस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर इक्वेशन 1 को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, तो आर तो कांस्टेंट है क्योंकि सर्किल की रेडियस तो वही है, सर्किल की रेडियस तो चेंज हो नहीं रही है, आर तो कांस्टेंट है। तो इसको डिफरेंशिएट करें तो इधर आ जाएगा डीवी बाई डी टी, और आर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को मैंने बाहर लिखा है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। अब ये डीवी बाई डी टी क्या है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्शन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है, ठीक है। हमने सिर्फ किसको कंसीडर कर रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड में जो चेंज आ रहा है, ठीक है। तो डीवी बाई डी टी यहाँ पे क्या है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, लिख सकते हैं इसको, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड किस रेट से चेंज कर रहा है, ठीक है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कह सकते हैं उसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ए, एस्लेशन क्या कह दिया हमने ए, और इस ये बेसिकली इसको कहते हैं हम टेंजेंशियल एस्लेशन, ए टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे दो तरह के एस्लेशन होते हैं, एक एस्लेशन लगता है सेंटर की तरफ, वो सेंट्रीपिटल एस्लेशन होता है, और एक एस्लेशन लगता है टेंजेंट के अलोंग, वो टेंजेंशियल एस्लेशन होता है, ठीक है। जो सेंट्रीपिटल एस्लेशन होता है जिसको हम ए सी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका काम होता है सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर पाना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दो तरह के एस्लेशन होते हैं, एक टेंजेंशियल एक सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल एस्लेशन सेंटर की तरफ रखता है और टेंजेंशियल एस्लेशन टेंजेंट के अलोंग, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एस्लेशन का काम क्या होता है, जो सेंट्रीपिटल एस्लेशन होता है इसका काम होता है सिर्फ क्या चेंज करवाता है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड में कोई इफेक्ट नहीं डालता सेंट्रीपिटल एस्लेशन, ठीक है। और दूसरा जो टेंजेंशियल एस्लेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज कराता है, मैग्नीट्यूड, वो डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं डालता, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ किसकी चेंज की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड कौन चेंज कराता है, टेंजेंशियल एस्लेशन। तो टेंजेंशियल एस्लेशन किसके बराबर हो जाएगा, आर इंटू, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, अल्फा। तो एक और रिलेशन आपको याद रखना, ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल किसी सर्किल में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है, ठीक है। जो स्पीड है वो थ्रू आउट क्या रहती है, उसकी कांस्टेंट स्पीड रहती है, स्पीड, ठीक है। वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट रहेगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी, तो वेलोसिटी तो चेंज होगी लेकिन स्पीड थ्रू आउट क्या क्या रह सकती है, कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, तो वो जो सर्कुलर मोशन होता है उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो मान लिया ये आर रेडियस में घूम रहा है वी की कांस्टेंट स्पीड से, तो अगर वी अगर कांस्टेंट है तो उसका ओमेगा भी कांस्टेंट होगा, तो क्योंकि वी इक्वल टू होता है आर ओमेगा, आर तो फिक्स ही है, वी इक्वल टू होता है आर ओमेगा, आर फिक्स ही है, और अगर वी भी फिक्स है तो ओमेगा भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर ओमेगा कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है इसमें, वी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, वी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो ओमेगा का मैग्नीट्यूड, ओमेगा भी क्या होगा, कांस्टेंट। और ओमेगा अगर कांस्टेंट होगा तो अल्फा क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ओमेगा चेंज ही नहीं कर रहा तो अल्फा कितना हो जाएगा, जीरो। और अगर अल्फा जीरो होगा तो अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था, ए इक्वल टू आर अल्फा ए टी, टेंजेंशियल एस्लेशन, तो टेंजेंशियल एस्लेशन भी क्या हो जाएगा इसमें, जीरो, ठीक है। तो इस तरह के केस में सिर्फ कौन सा एस्लेशन होता है, सिर्फ सेंटीपिटल एस्लेशन, ठीक है, सिर्फ सेंटीपिटल एस्लेशन होता है ए सी, और उसकी वैल्यू होती है वी स्क्वायर अपॉन आर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ पॉइंट्स। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है जिसमें पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा होता है कांस्टेंट स्पीड से। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अल्फा कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि अल्फा होता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी तो चेंज कर ही नहीं रही है, तो अल्फा कितना हो जाएगा, जीरो। क्लियर यहाँ तक। अगर अल्फा जीरो है तो ए टी भी जीरो होगा, क्योंकि रिलेशन हमने क्या पढ़ा है, ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा। क्लियर, ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा, तो अगर अल्फा जीरो है तो ए टी भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो टेंजेंशियल एस्लेशन इसमें जीरो जीरो होता है, तो इसमें सिर्फ कौन सा एस्लेशन होता है, तो इसमें सिर्फ होता है नॉर्मल एस्लेशन या सेंटीपिटल एस्लेशन, ठीक है, जो सेंटर की तरफ लगता है, और उसकी वैल्यू कितनी है, वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अच्छा, इसमें टाइम कितना लगता है, टाइम पीरियड कितना होगा इसका, एक सर्कल को पूरा कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा ये एक सर्कल को कंप्लीट करने में, 2 पाई आर, और ये जो डिस्टेंस है वो एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, वो स्पीड कितनी है, वी। जो टाइम होगा इसका वो हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन वी, और वी इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो अगर हम वैल्यू पुट करें, वी इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, तो आर से आर कैंसिल, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई बाई ओमेगा। तो एक फॉर्मूला आपको ये भी ध्यान रखना, ठीक है। टाइम पीरियड इसका कितना होगा, एक सर्कल पूरा कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो होगा 2 पाई बाई ओमेगा। क्लियर।
एक और टॉपिक पढ़ते हैं, अभी पढ़ चुके हैं, उसी को दोबारा से रिफाइन करते हैं। एसलेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या एसलेशन होता है, ठीक है, वो हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्या एसलेशन होता है वो देखेंगे अभी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चीज कांस्टेंट रहती है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ स्पीड कांस्टेंट रहती है, लेकिन वेलोसिटी वेलोसिटी चेंज कर रही होती है, ठीक है। जैसा कि यहाँ देखो, अगर मान लिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये, तो स्पीड सेम रहेगी, जो स्पीड यहाँ होगी वही स्पीड यहाँ होगी जब पार्टिकल वहां पहुंच जाएगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो चुकी है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई। डायरेक्शन यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में और यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एसलेशन भी होगा, क्योंकि एसलेशन की जो डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। एसलेशन की जो डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो कोई ना कोई इसमें एसलेशन भी होगा, ठीक है। तो वो जो एसलेशन होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एसलेशन, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एसलरेशन, ठीक है। उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एसलरेशन। तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एसलेशन होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एसलेशन, और वो कहाँ एक्ट करता है, टुवर्ड्स द सेंटर। उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, एसी से, ध्यान रखना आपको। और एसी की वैल्यू कितनी होती है, तो एसी की वैल्यू होती है वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। एसी की वैल्यू कितनी होती है, एसी का जो मैग्नीट्यूड होता है एसी वेक्टर का, सेंट्रीपिटल एसलेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। और डायरेक्शन कहाँ होती है, इसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स सेंटर। डायरेक्शन कहाँ होगी, टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एसलेटेड मोशन, इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एन एसलेटेड मोशन, ठीक है। क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एसलेटेड मोशन है, तो हाँ बिल्कुल एसलेटेड मोशन है, क्योंकि उसमें एक एसलेशन होता है। वो कौन सा एसलेशन होता है, सेंट्रीपिटल एसलेशन। कहाँ एक्ट करता है, टुवर्ड्स द सेंटर। क्लियर। अब हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो आपको समझ में आना चाहिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या था, जिसमें उसकी स्पीड थ्रू आउट सर्कुलर मोशन क्या रहती थी, कांस्टेंट, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फिर क्या हो जाएगा, जिसमें उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहे, ठीक है। स्पीड टाइम के साथ क्या करती रहे, वेरी करती रहे, ठीक है। तो देखते हैं, अगर स्पीड इसकी वेरी कर रही है, ठीक है, मान लिया स्पीड कितनी है, ये v, और ये v टाइम के साथ वेरी कर रही है, रेडियस r है, और ये कितना है, ये एंगुलर वेलोसिटी कितनी है इसकी, ओमेगा, ठीक है। तो अगर v वेरी कर रही है तो इसमें दो एसलेशन होंगे, ठीक है। सर्कुलर मोशन की वजह से, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक जो एसलेशन होगा जिसको हम नॉर्मल एसलेशन कहते हैं, सेंट्रीपिटल एसलेशन कहते हैं, या रेडियल एसलेशन कहते हैं। तीनों नाम इसके हो सकते हैं। नॉर्मल एसलेशन क्योंकि ये वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री एंगल पे, सेंट्रीपिटल एसलेशन क्योंकि ये सेंटर की तरफ है, और रेडियल एसलेशन क्योंकि ये रेडियस के अलॉन्ग लगता है, ठीक है। तो वो जो एसलेशन होता है जिसको सेंट्रीपिटल, रेडियल या नॉर्मल कुछ भी बोलो, उसको एसी कह देते हैं, ठीक है। वो तो होगा ही होगा, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, और अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड भी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब इसमें एक और एसलेशन होगा जिसको हम टेंजेंशियल एसलेशन कहते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एसी होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा होता है। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, तो उसमें एसी भी होगा और एटी भी होगा, ठीक है। क्लियर है। एसी कितना होगा, तो जो एसी होता है वो होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। जैसे जैसे v चेंज होता जाएगा वैसे वैसे ac चेंज हो जाएगा, और ac की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा कहाँ लगती है, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। ac कितना होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। और किसी भी मोमेंट पे देखोगे, किसी भी मोमेंट पे देखोगे तो v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो v की वैल्यू अगर हम वापस यहाँ आर ओमेगा पुट कर देंगे तो ac की एक और वैल्यू हो जाएगी आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी इंस्टेंट पे, ठीक है, एसी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जब इस वी कांस्टेंट नहीं है तो जैसे जैसे वी इंक्रीज होता जाएगा एसी भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। वी चेंज होगा तो एसी भी चेंज होगा, एसी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट पे एसी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर, या फिर आर ओमेगा स्क्वायर। वी उस इंस्टेंट की लीनियर वेलोसिटी है और ओमेगा उस इंस्टेंट की एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन एसी की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा कहाँ होती है, टुवर्ड्स द सेंटर। क्लियर। अच्छा, अब अगर एटी के बारे में बात करें तो एटी क्या होगा, टेंजेंशियल एसलेशन। तो टेंजेंशियल एसलेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टेंजेंशियल एसलेशन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है जिसको हम स्पीड कहते हैं, स्पीड किस रेट से चेंज कर रही है वो कौन करता है, फिक्स, टेंजेंशियल एसलेशन। टेंजेंशियल एसलेशन किसके बराबर होगा, तो वो हो जाएगा सिंपली डीवी बाई डी, या फिर बहुत ज्यादा आप इसको लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वी बाई डी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये डीवी बाई डी क्या बता रहा है आपको, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ
मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो वो क्या होता है टेंजेंशियल एसिलेशन। ठीक है, तो टोटल एसिलेशन इस केस में कितना होगा, टोटल एसिलेशन को ए कैपिटल टी लिख देते हैं, स्मॉल टी टेंजेंशियल, कैपिटल टी टोटल। तो अगर नेट एसिलेशन फाइंड करना हो तो ये जो वेक्टर्स हैं दोनों टेंजेंशियल और सेंटीपिटल, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री एंगल, एक रेडियस के अलॉन्ग है एक टेंजेंट के अलॉन्ग है। तो जो टोटल एसिलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ नॉर्मल एसिलेशन सेंटीपिटल एसिलेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एसिलेशन का स्क्वायर। क्लियर, ये क्या होगा टोटल एसिलेशन। और उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहीं मिड में होगी, कहीं इस तरफ। ठीक है, ए टी ऊपर है, ए सी इधर है, तो ये टोटल एसिलेशन होगा वो कहीं इस तरफ होगा। एक कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं टोटल एसिलेशन को। क्लियर, ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है ये, ये पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक पार्टिकल है वो 20 सेंटीमीटर के सर्किल में मूव कर रहा है। तो मान लिया, ड्रॉ कर लेते हैं उसको। मान लिया ये सर्किल है और इसकी रेडियस कितनी दी है आपको, सर्कल है ये, और इसकी रेडियस दी है आपको 20 सेंटीमीटर। तो इसको लिखते हैं 0.2 मीटर्स। r इज इक्वल टू कितना, 0.2 मीटर्स। ठीक है, इट्स लीनियर स्पीड इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 2t। इसकी जो लीनियर स्पीड है v जो है वो गिवन है आपको 2t, यानी टाइम का फंक्शन है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता जाएगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता जाएगा स्पीड भी उसकी इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, तो पूछा फाइंड रेडियल एंड टेंजेंशियल एसिलेशन। रेडियल एसिलेशन मतलब नॉर्मल एसिलेशन या सेंटीपिटल एसिलेशन फाइंड करना है आपको, और टेंजेंशियल मतलब एटी, ये स्मॉल टी फाइंड करना है एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड, 3 सेकंड्स पे आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो जो सेंटीपिटल एसिलेशन, रेडियल एसिलेशन या नॉर्मल एसिलेशन होता है वो होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो बेसिकली हम क्या करें, 3 सेकंड्स पे वी की वेलोसिटी से वी की वैल्यू फाइंड कर लें, तो वी स्क्वायर अपॉन आर क्या हो जाएगा, सेंटीपिटल एसिलेशन या रेडियल एसिलेशन। तो v कितना होगा एट 3 सेकंड्स, तो t की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 टू जा 6 मीटर्स पर सेकंड। तो ac कितना हो जाएगा, तो ac आ गया आपका 6 का स्क्वायर 36 अपॉन रेडियस कितनी है 0.2। तो पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे यहाँ पे और 2 से इसको कैंसिल करेंगे, तो ये लगभग आ जाएगा आपका 180 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, 180 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा टेंजेंशियल एसिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो टेंजेंशियल एसिलेशन जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड dv बाई dt। टेंजेंशियल एसिलेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो वो कितना आ जाएगा, तो इसको अगर स्पीड को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, सिर्फ हमें 2, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो टेंजेंशियल एसिलेशन कितना हो गया 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर।